वो मासूमियत जो ना होती तो दुनिया की नज़रों से बेखबर कहाँ हम होते। और जो चाहा था वो मिल जाता यदि सब कुछ, तो आज के अफसाने कहाँ होते। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू साहू और एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे पिताजी एडवोकेट हरिओम साहू जी, संचालक एमकेडी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ओम अष्टांग जीवन दर्शन गुरुकुलम, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, प्रांतीय उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल एवं राष्ट्रीय गुरुकुल शिक्षा प्रमुख जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन। लेकिन इन सबसे पहले भी मेरे लिए मेरे सर्वप्रथम गुरु, जिनके सोच व संस्कारों पर चलने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। तो आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुरुकुल, जो कि मैं जानती हूँ कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप लगातार इसके बारे में प्लान कर रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में लगातार बस गुरुकुल के बारे में ही चलता रहता है। तो गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल खोलना है, ये विचार आपके मन में कैसे आया और गुरुकुल में किस संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, बदल रहा जीवन प्रतिफल, रची जा रही समय पर एक इबादत, पंख खोल रही एक जागृति, घटित हो रहा एक रूपांतरण। देखिए, आज वर्तमान परिस्थितियों को लेके, जैसे कि आप जानते हैं 2007 से, पहले तो मैं एडवोकेट था हाई कोर्ट में, 91 से मैं लगातार एडवोकेट रहा। फिर मैंने कुछ डिफरेंट करने का जो सोचा, 2007 में एमकेडी पब्लिक स्कूल की नींव रखी। 3 बच्चे 11 टीचर से नींव रखी। इसको उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अब 1500 बच्चों पर ले गए। लेकिन ये जो 12 साल 13 साल का जो अनुभव सामने आया, इसने इस सोचने पे मजबूर किया, एक आत्मचिंतन पर विवश किया कि हम आज की जो परिस्थिति में, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हम हमारे बच्चों को या हमारी मातृभूमि को या मानवता को या इस प्रकृति को हम क्या दे पा रहे हैं? क्या हम वाकई प्रकृति पोषी शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हैं? आज जो हमारी शिक्षा नीति है, आप ना बच्चे को डांट सकते हैं, ना आप बच्चे को मार सकते हैं, ना बच्चे को आप फेल कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन करने का अधिकार भी वर्तमान शिक्षा पद्धति में गुरु के हाथ में नहीं है। हमारे जो आदर्श थे, हमारी जो सनातन परंपरा थी, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, उसमें क्या था? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को भगवान के समान, बल्कि भगवान के पहले, ऐसे कहा ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। यानी हमारी शिक्षा पद्धति ने परमपिता परमेश्वर के भी पहले किसको आदर्श माना है? गुरु को। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमको किसने दिखाया है? गुरु ने दिखाया। तो हम उस शिक्षा पद्धति से हमारे बच्चों को शिक्षित किया करते थे, जहां की राजा महाराजे भी अपने पैरों की जूती उतारकर नंगे पांव गुरु के आश्रम में जाते थे, उनसे निवेदन करते थे, उनको प्रणाम करते थे कि आप मेरे बच्चे को शिक्षित करके एक उत्कृष्ट मानव बनाइए जो समाज को पोषित कर सके। ये हमारे आदर्श थे। लेकिन परंतु आज क्या है? आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक,
उस 3 साल के बच्चे के अंदर दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि बेटे आप स्कूल जा रहे हो, आपके पढ़ने की 500 रुपए से 5,000 50,000 फीस चुकाई जा रही है। तो उस फीस चुकाने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपने गुरु को एक नौकर बना दिया, जबकि गुरु को भी जीवन यापन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो है। तो आपने उसको गुरु दक्षिणा ना देके आपने उसको गुरु दक्षिणा के स्वरूप को क्या कर दिया, पारिश्रमिक बना दिया, जबकि गुरु पारिश्रमिक नहीं लेता, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, उसका तो कोई पारिश्रमिक का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। तो इस शिक्षा पद्धति ने क्या किया, उस नौनिहाल के मन में भी गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव था उसको समाप्त कर दिया। जब वो समाप्त कर दिया तो जब शिक्षा का और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव समाप्त हो गया, तो जैसे कि आपने देखा कि कभी भी एक मिट्टी की मूर्त या पत्थर की प्रतिमा क्या किसी को ज्ञान दे सकती है? नहीं दे सकती। लेकिन जब आप इतिहास में जाते हैं तो आप देखते हैं एक भील बालक एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, उनको प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से उनको साक्षात उसने महसूस करके क्या हुआ, उस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो वो धनुर्धर कैसे बना? गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव से। तो आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, एक गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव है उसको समाप्त कर रही है। और परिणाम क्या हो रहा है, आज हमारा बच्चा नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं 20 से लेके 25 वर्ष वो अपना समय अपने माँ बाप के मेहनत के द्वारा उपार्जित किया हुआ धन दोनों नष्ट कर रहा है। आज आप देखिए, अपन एक सामान्य से एजुकेशन पे जाते हैं। आज जो बच्चा नर्सरी से लेके एमएससी तक, मान लो उसने कितने साल शिक्षा ली, 3 + 12 15 + 5 20 साल शिक्षा लेने के बाद, मान लो कोई इंजीनियर है तो वो भी तकरीबन 20 साल शिक्षा लेने के बाद, या कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तकरीबन 20 साल शिक्षा लेने के बाद हमारी शिक्षा पद्धति वर्तमान उसको क्या दे रही है कि बेटे डीएलएड कर लो, बेटा बीएड कर लो, बेटा पीजीडीसीए कर लो और बेटा एक क्लर्क की नौकरी के लिए फॉर्म भरने की लाइन में लगे रहिए। परिणाम क्या हो रहा है, हमने अपने जीवन का महत्वपूर्ण 20 साल देने के बाद ईमानदारी से हमने अपने साथ कोई बेईमानी नहीं की। हमारे माँ बाप ने पूरे समर्पण के साथ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पहुंचाया, पूरी मेहनत से अपनी फीस जमा की। उस बच्चे ने भी पूरी मेहनत के साथ अपना सब कुछ दिया, अच्छे नंबर लेके पास हुआ। लेकिन क्या हुआ परिणाम, 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 की नौकरी प्राप्त की और हो सकता है 1 लाख 2 लाख बड़े पैकेज में भी जाए। लेकिन जब उसकी जीवन पद्धति प्रकृति से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि वो रात के 12-2 बजे तक पढ़ रहा था, उसके दिमाग पर स्ट्रेस था कि मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपए मेरी शिक्षा के ऊपर व्यय कर दिए, उसके दिमाग पर नो डाउट स्ट्रेस था। क्या हुआ, उसने सबसे बड़ा जो अपना धन था, कौन सा, पहला सुख निरोगी काया, क्या हुआ कि उसने अपने स्वास्थ्य को कमजोर कर लिया। आज जब आप देखते हैं मार्केट में निकलते हैं तो जो हमारे 20-25 साल के नौजवान बच्चे हैं, 18 साल के नौजवान बच्चे हैं, क्या कभी आपको उनके चेहरे पे वो नौजवानी या वो एक ऊर्जा दिखती है? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस, वो नंबर 1 की दौड़, वो 100% ने उनको क्या किया, उनको कमजोर कर दिया। फिजिकली उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो ये तो है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क आएगा, बताइए। और जब स्वस्थ मस्तिष्क आएगा तो स्वस्थ विचार भी आएंगे। तो स्वस्थ विचार कब आएंगे, जब आप जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं
वो स्वस्थ होगा। अगर आप नकारात्मक मूवी देखेंगे, अगर आप नकारात्मक साहित्य पढ़ेंगे, अगर आप अपने चारों ओर नकारात्मक परिवेश को देखेंगे, परिणाम क्या होगा? आपके अंदर भी नकारात्मक विचार अपना स्थान बना लेंगे और आप नेगेटिविटी के अंदर, एक नर्वस ब्रेकडाउन के अंदर आप चले जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमको ये सब देखने के बाद कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, जिसको हमने नर्सरी से लेके 9th क्लास तक लाए, 95% संस्कारी, देख के गुरु के पैर स्पर्श करता था, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता था, बुजुर्गों का सम्मान करता था। जैसे ही वो बच्चा 10th में आता है, वो अपने पिता से क्या कहता है कि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मुझको ट्यूशन लगाइए। परिणाम क्या हुआ? उसका पिता गुरु के पास ही पूछने नहीं आया कि आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसने सीधा गुरु पर अविश्वास करके अपने उस अबोध बालक पर, जो कि किशोर वय है, अभी उसकी उम्र कितनी है? 14 साल या 15 साल, किशोर वय है, उसकी बात पर भरोसा करके उसको ट्यूशन लगवा दी। परिणाम क्या हुआ? उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। मोबाइल का उद्देश्य क्या रहा कि बेटा अकेला जा रहा है तो सुरक्षा के पर्पज से उसको मोबाइल दिलवाया। दूसरा, उसको मैच्योर्ड ना होते हुए भी, लाइसेंसधारी ना होते हुए भी उसको आपने बाइक पकड़ा दी। फिर क्या हुआ? उसके हाथ में बाइक आ गई, उसके हाथ में मोबाइल आ गया और उसके ऊपर से बंदिश खत्म हो गई। तो वो सीधा कोचिंग के बहाने उसने अपना एक नौजवान बच्चों का एक ग्रुप बनाया और उसने नेगेटिव एक्टिविटीज में जाके अपने टाइम को बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। तो जिस बच्चे को लेके आप नर्सरी से 9th तक 10-12 साल आपने पढ़ाया, वो बच्चा माँ बाप की थोड़ी सी लापरवाही से, जबकि माँ बाप का नियंत्रण उस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी था, क्या हुआ? वो बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया और जिस मंजिल के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा था, उस मंजिल से वो भटक गया। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति कहती है कि हमारे पास जितना पात्र है, हमको ज्ञान उतने उड़ेलना है। मान लो अगर हमारे पात्र 1 लीटर का है, उसकी ग्रहण क्षमता कितनी है? 1 लीटर की है, आप उसमें 100 लीटर पानी तो नहीं डाल सकते, बताइए। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? आपने अपने नौनिहाल को मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल दे दिया तो बच्चे का मस्तिष्क अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, मान के चलिए बच्चे का मस्तिष्क अभी 1 लीटर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम था। वो 100 बातें सीखने के लिए उसका जो मस्तिष्क था वो डेवलप हुआ था। आपने इंटरनेट के माध्यम से उसके पास वो चीजें भी पहुंचा दी जिसको ग्रहण करने का या जिसका विवेचन करने का, जिसको एनालिसिस करने के लिए अभी उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं था। तो एक्स्ट्रा लोड जब उसके मस्तिष्क पर पड़ा, वो कंफ्यूज हो गया और उसको ऐसे लगने लगा कि हमको जो अच्छी सलाह देने वाले हमारे गुरु हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बेवकूफ हैं, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारे हाथ में इंटरनेट है। तो इसकी परिणति क्या हुई कि हमने टोटल पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर दिए। वास्तव में उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास क्या? उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास हुनर नहीं है, वो डायरेक्ट किसी चीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। तो हम 20 साल मेहनत करने के बाद 5,000, 10,000, 25,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारी शिक्षा पद्धति का यही उद्देश्य था? क्या हम इससे अपने देश का भविष्य का एक अच्छी मजबूत नींव रख सकते हैं, आधारशिला रख सकते हैं? नहीं। तो ये पिछले 13 साल के अनुभव ने इस बात की चिंतन करने के लिए मजबूर किया कि हमको कुछ डिफरेंट करना है। और डिफरेंट कुछ नया नहीं, हमको हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति को अपनाना है। उस पुरानी शिक्षा पद्धति का नाम क्या था?
गुरुकुल, यानी गुरु का कुल। बच्चा वो राजा का हो या वो रंग का हो, वो किसी भी जाति का हो, वो पंडित हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो, वो शूद्र हो, वो अपनी जाति और अपने कुल को छोड़कर वो किस कुल में आता था? गुरु के निवास, गुरु के गृह, गुरु के कुल में आता था। इसलिए हम उसको क्या कहते थे? गुरुकुल कहते थे। वो गुरुकुल पर किसी राजा का अधिकार नहीं था। उस गुरुकुल पर पूर्ण स्वामित्व किसका था? उस गुरु का था। उस गुरु का पूर्ण स्वामित्व था। और उस गुरु का संचालन कहां से होता था? उस गुरुकुल का संचालन होता था समाज के सहयोग से। जब समाज के सहयोग से उस गुरुकुल का संचालन होता था, समाज के सहयोग से वो गुरुकुल पोषित होता था, तो उसके ऊपर राजा का भी दबाव नहीं था। उसका अपना आत्मसम्मान था, उसकी अपनी एक विधा थी, उसका अपना एक अनुशासन था। अगर उस अनुशासन को कोई पालक या कोई बालक उस अनुशासन का उल्लंघन करता था, तो परिणति क्या होती थी? गुरु उसको एक बार समझाता था, 2 बार समझाता था, 3 बार समझाता था, और 3 बार की समझाइश अंतिम होती थी। 4थी बार उसको अपने गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था। तो उससे क्या होता था? बच्चों के अंदर गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा के साथ साथ एक भय भी होता था, क्योंकि वहां एक स्वस्थ कंपटीशन होता था। तो उस परंपरा को स्थापित करने के लिए, हमारे भारत के उस गौरवशाली वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया, जो एक उपाधि दी हुई थी ना, सोने की चिड़िया की उपाधि पुनः प्रदान करने के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबी बनाने के लिए लंबे चिंतन के बाद फिर एक प्रकल्प आया, जिसका नाम था ओम अष्टांग जीवन दर्शन गुरुकुलम। क्या आया? ओम अष्टांग जीवन दर्शन गुरुकुलम। जब ओम अष्टांग जीवन दर्शन गुरुकुलम इसका नाम रखा, इस पे चिंतन हुआ, तो क्या हुआ? इसका ए मोनो पे आप फोकस करिए। ए मोनो देखिए आप, क्या लिखा है इसमें? योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग व कर्म से ही कुशलता, कौशल की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। आपने देखा? फिर इसमें क्या हुआ है? ये एक समय का चक्र बना हुआ है। इस समय के चक्र के साथ आपको चलना है। फिर हमने क्या किया? हमने अपने गुरुकुल में यम, नियम, आहार, विहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इन सारी चीजों को हमारे दैनिक दिनचर्या में, इनको हमने मूल में लेके एक तैयारी प्रारंभ की। फिर इस गुरुकुल के उद्देश्य क्या है? इस गुरुकुल के उद्देश्य जो इस फोल्डर पर देखिए आप लिखे हुए हैं, क्या है? मैं सुनाता हूं। मुख्य रूप से प्रकृति के स्वयंपोषी, स्वयं विकासी और स्वयंपूर्ण व्यवस्था विज्ञान को पुनर्स्थापित करना। यानी हमको कौन सी विज्ञान को पुनर्स्थापित करना है? जो प्रकृति का पोषण करती हो, प्रकृति का भक्षण न करती हो, प्रकृति का पोषण करती हो। दूसरा क्या है? भारतीय जीवन शैली के संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, समरसता, सेवा भाव को वर्तमान समाज में स्थापित करना। हमारा जीवन शैली क्या है? हमने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। हमने प्रकृति के सभी जीव निर्जीव सभी को हमने अपना परिवार माना है। हमने उनको
सम्मान दिया है, उनकी पूजन की है, उनको प्राथमिकता दिया है। तीसरा, जैविक जीवन शैली को पूरा करने वाले लघु व कुटीर उद्योगों को स्थापित करना। हमारे गुरुकुल का तीसरा उद्देश्य क्या है कि हमारा बच्चा स्वावलंबी कैसे बनेगा, भारत स्वावलंबी कैसे बनेगा, भारत के गांव स्वावलंबी कैसे बनेंगे। क्या सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ स्वावलंबन होता है? नहीं। स्वावलंबन कब होगा? जब हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को स्थापित करेंगे। चौथा, पर्यावरण का रक्षण। आज उन्होंने कहा हमारी ओजोन लेयर पे छेद हो रहा है, आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज मानव विनाश की कगार पे है, आज हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, आज हमारे पास ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आज हमारे पास पानी इतना नीचे जा रहा है कि हमको पानी मिलना मुश्किल हो रहा है, आज हमारा पूरा का पूरा प्रकृति का चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए हमने चौथा उद्देश्य क्या रखा है? पर्यावरण संरक्षण, मृदा संरक्षण एवं जैविक कृषि के विकास के लिए कार्य करना। हमको किस पे काम करना है कि हमारी जो कृषि हो वो जैविक आधारित हो। ठीक है ना। फिर पांचवा आते हैं योग के मूल स्वरूप, जो मैंने अभी अपने मौनों में बताया था ना। योग के मूल स्वरूप यम, नियम, आहार, विहार, ध्यान, धारणा और समाधि के विज्ञान को हमको अपने गुरुकुल में स्थापित करना है और बच्चों को शिक्षित करना है। फिर जैविक कृषि को पुनर्स्थापित करना और इसी को आधार मानते हुए ग्राम स्वावलंबन की अवधारणा को स्थापित करना कि हमारे गांव, हमारे ग्राम, हमारे लोग कैसे स्वावलंबी बनेंगे, ये हमारा मूल आधार है। फिर भारत के प्राचीन वैभवशाली इतिहास का अध्ययन करना व शोध करना। हमारा वैभवशाली इतिहास कितना था? अब आप कल्पना करिए, ये हमारा एक फोल्डर है। क्या होता था? हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो प्राकृतिक विज्ञान को बगैर, जो विज्ञान है, हमारी जो शिक्षा पद्धति के विज्ञान ने प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उस समय के मानव समाज को क्या किया? स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारी बना दिया था। हमने प्रकृति से छिड़खानी नहीं की, तब भी उस समय का मानव क्या था? स्वस्थ था, 140 साल 150 साल जिया करता था, नौजवान रहा करता था। हमने क्या किया? उसको समृद्ध के सब, उसको हमने स्वस्थ बनाया, समृद्ध बनाया, वैभवशाली बनाया, साथ में संस्कारी बना दिया। अब आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद शिक्षा के हमारे जो प्रमुख आचार्य थे महर्षि चरक और सुश्रुत ने शरीर रचना का अद्भुत विज्ञान दिया हमको, जो आज भी हम देखते हैं कि सर्वोपरि है। आयुर्वेद शिक्षा के प्रमुख आचार्य महर्षि चरक और सुश्रुत ने शरीर रचना का जो अद्भुत हमको विज्ञान दिया था, केवल नाड़ी देखकर हम देखते थे। मान लो बेटा आप तो अभी छोटे हैं, मान लो हम 50 साल क्रॉस कर चुके हैं। गांव के जो पंडित भी हुआ करते थे ना, जो शास्त्री हुआ करते थे, वो भी ऐसा नाड़ी देख के आपके पूरे शरीर को स्कैन किया कर लेते थे। सिर्फ नाड़ी देखकर शरीर के दोष जान लेते थे कि वात है, कि पित्त है, कि कफ है, कि पेट में दर्द है, कि अल्सर है, कि कैंसर है, कि आपको टाइफाइड है, कि आपको कौन सा ज्वर है, वो सब जान लेते थे। तो कितना डेवलप था वो हमारा विज्ञान। कल्पना करिए, महर्षि भागवत का आयुर्वेद का रसायन विज्ञान अद्भुत था। आप देखिए, आपने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, हमेशा वो महर्षि भागवत का उदाहरण देते हैं। उनने हमारे शरीर की हर विधा पे कोई ना कोई एक सूत्र दिया है कि उस योग को, सूत्र को आप अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। महर्षि गर्ग, आर्यभट्ट और बारामेर का अंतरिक्ष विज्ञान, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, आचार्य कणाद का परमाणु विज्ञान, गौतम बुद्ध का ध्यान योग, सूरपाल का वृक्षायुर्वेद और बोधायन की ज्यामिति गणित अद्वितीय थी। जीवक, कौमारभट्ट
प्रतिष्ठित बालरोग विशेषज्ञ थे। भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि अद्वितीय थी। पश्चिम का आधुनिक विज्ञान इन महर्षियों के शोध ग्रंथों पर लाखों तरह के शोध कर रहा है, फिर भी उस लेवल पर अभी नहीं पहुंच पा रहा है। आधार किसको बना रहा है? हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारी संहिताओं को। अब आप देखिए, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे महर्षियों की विलक्षण विधाओं को करीबन हमने भुला दिया है। और हम जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम ये देखें कि आजकल जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, बिल्कुल तो लोगों को लगता है कि आज इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ट्रीटमेंट में देखें तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए, सिटी स्कैन, MRI सब कुछ आ गए, तो लोगों को लगता है कि हम प्राचीन सभ्यता की बात करके, इन सब का उदाहरण देके, क्या हम इतना जो विकास हो चुका है उस सबको नकार रहे हैं? तो ये तो लोगों को समझने की जरूरत है कि विकास ये था या विकास ये है। हम छोटे छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आज हम 1 धन 1 धन 4 धन 5 इतना सा करने के लिए अपना कैलकुलेटर यूज करने लगते हैं। हमारे पास मोबाइल हाथ में रहते हैं, पट से मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने में, जैसा कि आपने भी, आप तो स्वयं अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि बच्चे ना जाने कितने संख्याओं का आप कैलकुलेटर पे उंगली नहीं चला पाएंगे, उससे पहले उनका कैलकुलेशन हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देखें कि पहले के जमाने के लोग, आज जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं यहाँ कुछ सोच रही हूँ तो वहां तक आपके पास बात पहुँच जाए। लेकिन पहले के जमाने में तो लोग ध्यान से ये सब कर लिया करते थे। तो सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि विकास को, हम अपन विकास को नकार नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये समझना होगा कि विकास क्या था, एक्चुअल विकास क्या था। एक्चुअल वो समझने की बात यही तो है कि हमारे गुरु, हमारे धर्माचार्य, हमारे वैद्य, उनने नाड़ी देखी और पूरे शरीर का, आपने 2 माह पहले भी क्या खाया है तो मालूम कर लेते थे, स्कैन कर लेते थे। आज एक एक अंग की अलग अलग आपको स्कैनिंग कराना पड़ रही है। सर का स्कैन अलग, तो उनका CT स्कैन, तो उनका MRI, गले का अलग, तो पेट का अलग, भिन्न भिन्न। आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी एक मशीन पर डिपेंड है। अब उसमें भी देखिए बड़े मजे की बात, आप 10 लैब में सेम टाइम पे अपनी टेस्टिंग कराएंगे, रिजल्ट 10 प्रकार का आएगा। आप किसको सत्य मानेंगे? बताइए। इस बात को कोर्ट भी कहती है, इस बात को डॉक्टर भी कहता है कि रिपोर्ट में भिन्नता हो सकती है। जब 10 लैब में 10 प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर मेडिसिन लिखने वाला डॉक्टर कैसे आपको सही ट्रीटमेंट देगा? उस रिपोर्ट के आधार पर गुणन करने वाला इंजीनियर कैसे सही अपना डिसीजन लेगा? बताइए ना। तो मैं वही कहने वाला हूं कि ये सब क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति ने एक तो हमारे हाथ में कैलकुलेटर और मोबाइल पकड़ा दिया। इसका रेडिएशन क्या हो रहा है? हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को समाप्त कर रहा है। जब मस्तिष्क एकाग्र नहीं होगा तो कुछ स्पेशल कैसे सोचेगा? बताइए आप। देखो, अपन ने सबने सुना है, स्वामी विवेकानंद किसी चीज को एक बार पढ़ते थे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सब याद कर लेते थे। बताइए आप। तो लोग ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि उनने अपने मस्तिष्क को इतना एकाग्र किया था। क्यों? जब वो पढ़ते थे तो उनका दिमाग सिर्फ यहाँ रहता था। अब हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग 100 जगह भटक रहा है। इसलिए तो हम गलतियां करते हैं, इसलिए हमको अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं है। बताइए ना। तो ये सारी चीजें कब आएंगी? ये सारी चीजें, इन सब में सुधार कब होगा? इन सब में सुधार जब होगा, जब मैं अपन जो अभी मैं गुरुकुल के उद्देश्य बता रहा था ना, मैं उनको और अभी डेप्थ में जाता हूं। 8वां जो हमारा उद्देश्य था, संगीत कला, वास्तुकला, पाक कला आदि 64 कलाओं से परिपूर्ण श्रेष्ठ मानव तैयार करना। हमारा 8वां उद्देश्य क्या है? पाक कला, संगीत कला, वास्तुकला,
इस प्रकार की 64 कलाओं से परिपूर्ण मानव विकसित करना। ये देखिए इसमें ये कुछ बने हुए हैं, देखिए। अब फिर जो जिस पे हम मूल में आते हैं, जिसको हम आज भले प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, आज तो हम परिस्थिति बस 6 से 10 साल के बच्चों को अपने गुरुकुल में एडमिशन देंगे, लेकिन जो हमारा भविष्य का प्लान है गुरुकुल में, जो मूल क्या है, एक मिनट, भारत के प्राचीन गर्भस्थ शिशु संस्कार की अवधारणा को विकसित करना। हम किस बच्चे को अपने गुरुकुल में लेंगे? जो गर्भाधान के पहले जो माँ बाप हमारे पास आके हमसे संपर्क करेंगे और हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक पद्धति है, शास्त्रोक्त जो हमारा सिद्धांत है गर्भाधान का, उसका पालन करेंगे और उसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि एक सामान्य सी बात है ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे गर्भ में श्रेष्ठ आत्मा का अवतरण हो, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्मा का अवतरण कब होगा? वो भी तो चाहेगी ना कि श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ गर्भ उसको मिले। बताइए, सात्विक श्रेष्ठ गर्भ जब उसको मिलेगा तभी तो श्रेष्ठ आत्मा का अवतरण होगा ना। तो उसको हमको प्रैक्टिकल लाना है। महान आत्मा कैसे आएगी, उसको प्रैक्टिकली गुरुकुल के माध्यम से हमको उसको विकसित करना है, ठीक है ना। फिर हमारा उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रसार करना है, ठीक है ना। फिर आधुनिक विज्ञान के प्रकृति सुसंगत सकारात्मक खोजों और तकनीकी की पहचान करना और उपयोग को प्रोत्साहन देना। अभी जो हमारा आप डिस्कशन कर रहे थे ना, हम आज के विज्ञान को नकार नहीं रहे हैं। हमने सैकड़ों वर्ष रिसर्च करने के बाद हमारे विद्वज्जनों ने आज हमको इतना ऊपर लाए हैं। तो इसका परिणाम क्या है कि इस जो विज्ञान का हमको प्रकृति और मानवता के लिए सकारात्मक उपयोग करना है। परमाणु होता है, परमाणु से क्या होता है? आप बिजली भी बना सकते हैं। जब बिजली उत्पादन होगा तो क्या होगा? मानव को वो हेल्प करेगी। लेकिन परमाणु के विस्फोट से आप मानव का विनाश भी कर सकते हैं। तो हमको विज्ञान का उपयोग तो करना है, लेकिन सकारात्मक वे में, नकारात्मक वे में नहीं, विनाश करने के लिए नहीं। हमको उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मानवता को, प्रकृति को सहयोग करने के लिए उसका उपयोग करना है। ये हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय धार्मिक एवं पारंपरिक पर्वों, राष्ट्रीय महापुरुषों तथा साधु संतों के जन्म दिवसों व पुण्यतिथियों पर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, सामाजिक दायित्वों, संस्था एवं राष्ट्रीयताओं के प्रति आस्था एवं समर्पण की भावना बलवती करने हेतु प्रतीकात्मक तथा प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित करना। और ये जो हमारे 14 उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युक्त प्रयास करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। अब इस मूल उद्देश्य में आप देखिए, जैसा कि मेरे पास अपना जो अनुभव है, बेसिकली तो मैं किसान का बेटा हूं। मैंने बचपन से बिल्कुल सात्विक खेती की है। उस समय तो ये फर्टिलाइजर भी नहीं हुआ करते थे, हाथ से किए। उसके बाद एजुकेशन के बाद मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट भी रहा हूं। तो मैंने वो गांव की दुनिया देखी है, तो मैंने शहर का वो वैभव भी देखा है, मैंने हाई कोर्ट का वो भी देखा है, ठीक है ना, दोनों चीज। उसके बाद फिर मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी निरंतर कार्य कर रहा हूं। फिर 13 साल का मेरे पास बच्चों को शिक्षा देने का अनुभव भी है। फिर इसके साथ देखिए, हमारे गुरुकुल में जो एक और सबसे बड़ी चीज है, सहयोगी के रूप में ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ताराचंद जी बेल जी आज हिंदुस्तान का जैविक कृषि में एक बहुत बड़ा नाम है। ताराचंद जी बेल जी भी इस गुरुकुल में हमारे साथी संस्थापक सदस्य हैं
उनका भी पूरा सहयोग इस गुरुकुल को और इस गुरुकुल के बच्चों को निरंतर मिलेगा, मार्गदर्शन निरंतर मिलेगा। उसके बाद आप और देखिए कि ये जो सामने फोटो जो बनी हुई है, हिमाचल से वैद्य राजेश कपूर, हिंदुस्तान के परंपरागत वैद्य। आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो इनको आप देखेंगे, परंपरागत वैद्य। हिंदुस्तान कई पुस्तकें इनने लिखी हैं, कई रिसर्च करके इनने समाज को दिए हैं, समाज का भला किया है। इनका भी पूरा मार्गदर्शन इस गुरुकुल को मिलता रहेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले गुजरात से डॉक्टर हर्षित पंडित, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। अहमदाबाद साबरमती गुरुकुल, हेमचंद्राचार्य गुरुकुलम का सहयोग आपको मिल रहा है। आचार्य अजय कर्मयोगी जी निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रबोधिनी का पुणे का गुरुकुल, उसका सहयोग आपको मिल रहा है, उसका सहयोग आपको मिल रहा है। तो देश के नामी ग्रामी गुरुकुल, गौशालाएं, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? जब लक्ष्य अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, कुछ करने का जुनून है, संकल्प शक्ति है कि हमको हमारे इस गुरुकुल में कुछ स्पेशल राष्ट्रवादी, समाजपोषी, प्रकृति पोषी बच्चों का निर्माण करना है, तो क्या होगा? निर्माण होके रहेगा। अब उसमें हमने क्या विचार किया है? तकरीबन 1000 बच्चे, इस गुरुकुल का संकल्प क्या है? 1000 बच्चे, और वो भी भविष्य में निःशुल्क। अभी स्टार्टिंग करने के लिए हो सकता है उनके पालक से या समाज से कुछ सहयोग राशि हम लोग अभी लेंगे, समाज से भी लेंगे और उनके पालक से भी लेंगे, जो पालक देने में सक्षम है। जो सक्षम नहीं है और उनका पिता इस गुरुकुल का उद्देश्य है और जो हमारा विजन है, 1000 बच्चे निःशुल्क, अभी आवश्यकता अनुसार शुल्क लेंगे, समाज से भी लेंगे और पालक से भी लेंगे, लेकिन इस गुरुकुल में 1000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अब लोग कहेंगे कि 1000 बच्चे, जिनमें करीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा प्रति वर्ष, निःशुल्क कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो इस गुरुकुल में 50 एकड़ से अधिक जमीन तो अभी इसके पास है। अभी तकरीबन 70-80 एकड़ जमीन और हम परचेज करेंगे। तकरीबन 125 एकड़ का फार्म हाउस इस गुरुकुल का रहेगा। उस फार्म हाउस में 50 प्रकार के उद्योग रहेंगे। जैविक खेती तो होगी, औषधि खेती होगी, फलदार वृक्षों की खेती भी होगी, सब्जियों की खेती भी होगी। हमको अपने जीवन यापन के लिए जिन जिन औषधियों की और जिन जिन वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ती है, या जिन जिन अनाजों के जिन्सों की जरूरत पड़ती है, वो सभी कुछ उस गुरुकुल में पैदा होगा। उस गुरुकुल में अपनी गौशाला होगी, गौशाला से कनेक्टेड जितने प्रोडक्ट हैं वो सभी उस गुरुकुल में रहेंगे। हमारा गुरुकुल का बच्चा स्वयं उद्यमी होगा, वो स्वयं मेहनत करेगा। वो मेहनत करके अपना जो जीवन यापन के लिए, मान लो उसको 5000 रुपये महीने की जरूरत है, तो वो स्वयं मेहनत करके अपने गुरुकुल से 5000 रुपये जनरेट करेगा। तो क्या होगा? उसका स्वाभिमान जागृत होगा। उसको ये लगेगा हर पल कि मेरी शिक्षा ना तो मेरे माता पिता के मेहनत से कमाए हुए पैसों से हो रही है, ना सरकार के द्वारा दान दी हुई खैरात से हो रही है, और ना समाज के सहयोग से हो रही है।
और ना मैं अपने गुरु के ऊपर बोझ हूं। मैं अपना जीवन यापन स्वयं अपने पुरुषार्थ से गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा हूं। तो आप कल्पना करिए, उसका आत्मविश्वास क्या आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छुएगा? बताइए, छुएगा, क्योंकि वो 6 और 7 साल की उम्र से स्वावलंबी है, वो उद्यमी है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। तो अब आप देखिए कि हमारा नर्सरी से एमएससी पीजी करने वाला विद्यार्थी अपनी हुनर की दम पे 500 रुपए दिन कमाने में सक्षम नहीं है। जबकि हम देखते थे हमारे गांव में लोहार अपने बच्चों को पूरे औजार बनाना सिखा देता था बगैर किसी स्कूल में, बढ़ई अपने बच्चे को पूरी बढ़ईगिरी सिखा देता था, नाई अपने बच्चे को कटिंग करना सिखा देता था, मोची अपने बच्चे को जूते बनाना सिखा देता था, किसान अपने बच्चे को किसानी करना सिखा देता था, बागवान अपने बच्चे को बागवानी करना सिखा देता था। बताइए आप, डेयरी फार्मिंग करने वाला ग्वाला अपने बच्चों को गौ पालन सिखा देता था, बकरी पालन सिखा देता था। तो क्या उनके पास डिग्रियां थी? उनके पास डिग्रियां नहीं थी भौतिक, लेकिन उनके पास वास्तविक ज्ञान था। वो हवाओं का रुख देख के मौसम का अनुमान लगा लेते थे, उनको नेट पे जाने की जरूरत नहीं थी। वो चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की चाल, चींटियों की चाल देख के वो महसूस कर लेते थे कि कब बारिश होने वाली है। वो मटका में अंकुरण करके महसूस कर लेते थे कि इस साल फसल कैसी रहेगी, इस साल बारिश कैसी होगी। उनको जी अनुभव था। वो अनुभव कहाँ से आया था? हमारे पूर्वजों से, जिनके पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन ज्ञान था। उस समय हम कहते हैं ना, दादी माँ का खजाना घर घर में वैध हुआ करता था, क्योंकि बचपन से उसको औषधियों का ज्ञान दिया जाता था। आज हमारे पास डिग्रियां हैं लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है। हमारे गुरुकुल का बच्चा इन सभी विधाओं में पारंगत रहेगा। जो उसका नैसर्गिक टैलेंट परमात्मा ने जिसके लिए उसको बनाया होगा, उसका वो पूर्ण ज्ञाता होगा, या पूर्णता ना कहें तो उसका वो बड़ा ज्ञाता होगा, बड़ा जानकार होगा, और अन्य विधाओं का भी वो जानकार होगा। ये हमारा गुरुकुल है। अब आप देखिए, जब एक 10 साल का बच्चा, मान के चलिए उसने फ्लावर, उसने फूल पैदा किए अपने खेत में, उसने सब्जी पैदा की अपने खेत में, उसने कपास पैदा किया अपने खेत में, उसने गाय को घास डाल के, गाय को दूध दो के दूध पैदा किया, और वो 10 साल या 12 साल का बच्चा अपना जैविक काउंटर लगा के जब मार्केट में बैठेगा, तो क्या बताइए उसको एमबीए जैसी डिग्री प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी? वो बचपन से एमबीए रहेगा ना, मार्केटिंग में एक्सपर्ट रहेगा ना, उसको मौका दिया जाएगा ना भाई, उसको मौका दिया जाएगा। और हम कहते भी हैं, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब होए, माली सींचे 100 दफा ऋतु आवे फल होए। जब वो बच्चा गलतियां करेगा, गुरु के मार्गदर्शन में उसको उन गलतियों की पुनरावृत्ति से रोका जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा मार्केटिंग करने का। उसके मार्केटिंग करने से जो नुकसान होगा उसको भी गुरुकुल वहन करेगा, क्योंकि गुरुकुल तो अपने कुल के दीपक को प्रमोट कर रहा है ना। वो किसी पालक का बच्चा नहीं है, वो गुरुकुल का दीपक है। तो गुरुकुल तो अपना सर्वस्व उस बच्ची के ऊपर निछावर करने तैयार है ना, उसके टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए। बताइए ना, तो बच्चा सर्वश्रेष्ठ मानव क्यों नहीं बनेगा? तो गुरुकुल का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एक डिग्री विहीन रहेगा। इसमें किसी बच्चे का क्लास फर्स्ट में एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड में नाम नहीं रहेगा। इसका अपना सिलेबस होगा और इसका सिलेबस प्रैक्टिकल होगा। बच्चा गुरु, अपने उस्ताद, अपने आदर्श एक्सपर्ट के साथ रह के वो शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रियोरिटी में उसको संस्कृत सीखना पड़ेगी,
संस्कृत के बाद फिर वो मातृभाषा की ओर आएगा, मातृभाषा के बाद फिर वो इंग्लिश की ओर जाएगा, इंग्लिश के बाद फिर वो कंप्यूटर की ओर जाएगा। मतलब जो उसकी ग्रहण करने की क्षमता रहेगी उसी आधार पर उसको धीरे धीरे उसके ज्ञान को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे गुरुकुल का मूल उद्देश्य रहेगा। फिर क्या होगा, क्योंकि आप तो इस भौतिक संसार में हैं, जैसे अपन कहते हैं कि हम ड्राइवर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या होगा, हमको गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने 13 साल की स्कूली लाइफ में और इसके पहले भी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में ये महसूस किया है कि 10th हो या 12th हो या हायर एजुकेशन हो, इसमें अगर आप प्राइवेट एग्जाम देके डिग्री प्राप्त करते हैं या रेगुलर डिग्री प्राप्त करते हैं, दोनों डिग्रियों की वैल्यू बराबर होती है। जब 12वीं पास करने वाला विद्यार्थी वो रेगुलर से किया हो या प्राइवेट किया हो, उसको डॉक्टर बनने के लिए वर्तमान में नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और नीट क्वालिफाई करने के लिए उसको 12वीं पास होना आवश्यक है। लेकिन उस आवश्यकता में ये नहीं लिखा कि आपको 12वीं रेगुलर ही पास होना पड़ेगी, आप प्राइवेट भी हो सकते हैं। हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए आप प्राइवेट डिग्रियां प्राप्त करके भी आप हायर क्वालिफाइड हो सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत है। अब वो ग्रेजुएशन प्राइवेट है कि रेगुलर है ये आवश्यक नहीं है, डिग्री ग्रेजुएशन की जरूरत है। उसके बाद आपको आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड करना है, कलेक्टर बन जाएंगे। तो पूरे चिंतन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि क्यों हमारे बच्चों को हम क्लास नर्सरी से लेके 10वीं तक स्कूल के बंधन में और उस बेवजह के सिलेबस में इतनी मोटी पुस्तक, इतना बड़ा बैग, बच्चे के वजन से ज्यादा, नंबर मिले 100 में से 90, 100 में से 100, और 2 महीने बाद पुस्तक 400 पेज की अगर खोल के बच्चे से पूछ लीजिए तो 400 पेज में 40 पेज भी उसको नहीं पता। तो भैया क्या जरूरत है माँ बाप का पैसा बर्बाद करने की या 400 पेज पढ़ने की? हम 40 पेज ही पढ़ लेंगे लेकिन 40 में से 40 ही याद कर लेंगे। बताइए ना, आपको बुद्धिमान बनना है, आपको डिक्शनरी या पुस्तक नहीं बनना, वो तो आपके मोबाइल पे मिल जाएगी या पुस्तक में मिल जाएगी। बताइए ना, आपको लॉजिकली इंप्रूव होना है, आपका जो दिमाग का स्तर है, आपका आईक्यू लेवल है वो डेवलप होना चाहिए। जानकारियां तो इन पुस्तकों में भरी पड़ी हैं, गूगल पे, मोबाइल पे भरी पड़ी हैं, उन जानकारियों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग को तेज करने की जरूरत है। जब आपका दिमाग तेज रहेगा आप चीजों का एनालिसिस, विवेचन कर पाएंगे तो आप सही निर्णय करके सही उद्यमी के रूप में, सही इंसान के रूप में आप विकसित हो पाएंगे और आप मानवता को विकसित कर पाएंगे। अब आप देखिए, आज मेडिकल एक बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। वो माँ बाप खर्च करें या सरकार खर्च करे, डिग्री प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करीब होता है। आज इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है। किसी भी डिग्री को प्राप्त करने के लिए बच्चे क्लास फर्स्ट से लेके 10-10, 15-15, 20-20 साल तक हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप से दूर, घर से दूर, बड़े बड़े शहरों में कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, अपना जीवन पूरा दांव पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नर्वस होते हैं, बीमार होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं। कितने केसेस आज हम कोटा में भी देख रहे हैं, सुसाइड के केसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनने बचपन से हुनर, पैसा कमाना और लोक व्यवहार नहीं सीखा। गुरुकुल के बच्चों को हम लोक व्यवहार और व्यक्तिगत हुनर सिखाएंगे।
उसको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, उसको करोड़ों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो दावे से कहता हूं कि आज मान लो इस गुरुकुल में कोई पेरेंट 10 से 12 लाख रुपए जमा कर दे, मैं कहता हूं मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, वो सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए इस गुरुकुल में स्टाम्प एग्रीमेंट के साथ जमा कर दे, उसके बच्चे को जब वो 25 साल का होगा 50,000 रुपए प्रति माह की सर्विस की एक गुरुकुल गारंटी प्रदान करेगा। अगर वो गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो गुरुकुल 50,000 रुपए प्रति माह की सर्विस देने की गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर उसको लगता है मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो चुका हूं, मैं 50,000 नहीं मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो गुरुकुल उसका जो 10 से 12 लाख रुपए उसके पालक ने जमा किया है वो पूरा जब वो गुरुकुल छोड़ेगा तो उसको वापस कर देगा कि बेटे हमारा आशीर्वाद है, इन पैसों के साथ अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपना उद्योग स्थापित करो। ऐसी कितनी चीजें हैं। एक हाँ बताएं। अब हम इस विषय में यदि चर्चा करते हैं हाँ बताएं कि करंट एजुकेशन सिस्टम जो है और गुरुकुल, हाँ। तो गुरुकुल इनसे अलग कैसे है? तो यदि हम एक पॉइंट ये देखें कि करंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें एक क्लास में बहुत सारे बच्चे भर दिए जाते हैं और सबको एक ही तरीके का सिलेबस पढ़ा दिया जाता है। अब उनमें भले ही किसी का दिमाग का लेवल इतना है, किसी का दिमाग का लेवल इतना है। हाँ। तो जिस तरीके से आपने मुझे बताया था कि गुरुकुल में हम बच्चे की असली काबिलियत देख के कि वो किस विषय में ज्यादा एक्टिव है उसको देख के हम उसको ट्रेन करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में भी, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है उस बारे में भी आप। मैंने अभी बीच में भी बोला था कि बच्चे को 6 से 10 साल की उम्र में मैंने गुरुकुल में लिया, उसके ग्रहों की आपने दशा देखी, उसकी एक्सपर्ट ने कुंडली देखी, वो हुआ पहला स्टेप। उसके बाद अंडर ट्रायल 1 माह के लिए आपने उस बच्चे को लिया। जब 1 माह आपने उस बच्चे को लिया, उसकी एक्टिविटीज 1 माह में तकरीबन समझ में आ जाती हैं कि किस लेवल का बच्चा है। फिर अब वो पूरा 1 सेशन आपके साथ रहा, 1 सेशन 2 सेशन, क्योंकि आपने बच्चे को कितने साल के लिए लिया है? 12 से 15 साल के लिए, ठीक है ना। 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन में जो आपके एक्सपर्ट गुरु हैं वो इस बात का कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि स्वभाव तो दिखता है ना भाई, स्वभाव तो बोलता है ना, घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा, उसमें तो ज्यादा स्वाभाविक फर्क सामान्य व्यक्ति भी कर लेगा ना। तो जिसका जो टैलेंट रहेगा गुरु उसको उसके आधार पर उस दिशा में प्रमोट करना प्रारंभ कर देगा। एक गुरुकुल का बेसिक प्रिंसिपल है। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल गुरुकुल क्या है? गुरुकुल वो है कि आपने एक किसान को एक उबड़ खाबड़ बंजर जमीन दे दी, बच्चा तो नौनिहाल है, नया है, उसको तो कुछ पता नहीं है, ऐसे जमीन रहती है ना। अब वो जमीन है, अब एक एक्सपर्ट किसान क्या करेगा? उस जमीन को सबसे पहले लेवल करेगा, ठीक है ना, मेड़बंदी करेगा, ठीक है ना। लेवल कर लिया मतलब आपने बच्चे को 6 महीने 1 साल 2 साल उसको आपने बैलेंस देके समझ लिया कि इसका दिमाग किस दिशा में जा रहा है। फिर आपने मेड़बंदी कर दी। अब मेड़बंदी क्या है? मेड़बंदी ये है कि जब आपने उसके लेवल का 1-2 साल में आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो फिर उसको आपने एक पैरामीटर के अंदर बांध दिया कि बेटा तुम्हारा टैलेंट क्रिकेटर बनने में है, बेटा आपका टैलेंट IAS बनने में है, बेटा आपका टैलेंट डॉक्टर बनने में है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको किसान बनना है, आपको उद्योगपति बनना है, आपको व्यापारी बनना है, आपको सिंगर बनना है। मतलब मेड़बंदी का मतलब क्या है कि एक लेवल के बाद आपने बच्चे को एक दिशा दे दी
कि ये आपका परिक्षेत्र है, ये आपका मुख्य है, ये आपको ये करना है। अब उस बच्चे को अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया ना गुरु के ऑब्जर्वेशन से कि मेरे को आईएएस बनना है, दूसरे को पता हो गया मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को नेता बनना है, मेरे को किसान बनना है, मेरे को गौपालक बनना है, एक्सेट्रा। हजारों लाखों विधाएं हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो आपने दिशा दे दी। अब जैसे किसान क्या करता है, अब उस जमीन में कितने पोषक तत्व हैं उसको चेक करेगा, ठीक है ना। जैसे गुरु अपने बच्चे के अंदर देखता है इस दिशा में जाने के लिए आज इसकी वैल्यू कितनी है, या इसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है और हमको क्या इनपुट देना है। तो किसान क्या खेत बराबर करने के बाद फिर क्या करता है, उसमें जीवामृत डालेगा, उसमें घन जीवामृत डालेगा, उसमें फलाना खाद डालेगा, ढिकाना खाद डालेगा, उसने कहा वर्मी कंपोस्ट डालेगा, एक्सेट्रा 50 प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है किसान उसको डाल के तैयार कर देगा। अब वो किसान ने जो कंप्लीट खेत तैयार कर लिया, उपजाऊ खेत तैयार कर लिया, उस लेवल पे आके आपके गुरुकुल का बच्चा व्यस्त हो गया। क्लास फर्स्ट से 12th तक लाते लाते जैसे किसान ने अपना खेत तैयार करके दे दिया, उपजाऊ मिट्टी बना के व्यवस्थित करके किसान ने पूरा मेड़बंदी करके दे दिया कि अब इसमें आपको जो भी बीज डालना है वो बीज उत्कृष्ट पैदावार देगा। तो गुरुकुल का काम क्या है, उस किसान के जैसे बच्चे को तैयार करना कि हमने 12th की जो डिग्री आपको दे दी बेटा, ठीक है ना, आपके अंदर हमने वो क्वालिटी डेवलप कर दी। अब इस परिधि में आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, खिलाड़ी बनना है। अब ये पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। हमारा संरक्षण, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। एक्चुअली गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ हम देखें तो दो चीज़ जो और डिफरेंट है वो इस तरीके से कि एक्चुअल जो अभी का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, 10-12 तक आते आते तो बच्चे सोचना शुरू करते हैं बिल्कुल कि मुझे 2-3 से ज़्यादा तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होते, या तो उनको आर्ट साइड में जाना है या कॉमर्स साइड में जाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये 4-5 चीज़ें सबको रटी हुई हैं, इससे ज़्यादा किसी का दिमाग इससे बाहर जाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो एक साधारण, बड़े शहरों में तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन एक गांव के पेरेंट्स इससे ज़्यादा सोच भी नहीं पाते बिल्कुल, क्योंकि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक गुरुकुल के बच्चों की बात रहेगी तो 10-12 आते आते तक सोचना तो दूर, वो उस चीज़ में आधे तरीके से तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हम देखें करंट एजुकेशन सिस्टम में 10-12 आते तक बच्चे ज़ीरो होते हैं, ना उनके पास लोक व्यवहार होता है, ना उनके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ स्किल्स होती है। वो करंटली इतना पढ़ने के बाद भी आगे के एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, कि अभी वो कुछ नहीं कर सकते, वो जिस फील्ड में आगे बढ़ेंगे वो उनको राह दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बेसिक डिफरेंस हम ये देखते हैं। एंड सेकेंड जो हम देखें कि जो गुरुकुल का बच्चा रहेगा वो एक चीज़ में अच्छे से एक्टिव होने के बावजूद भी जीवन यापन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, हमें क्या चाहिए होता है कि हम कभी बीमार होते हैं तो हम किस तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं, जो हम जानते हैं घर के नुस्खे बहुत बेस्ट होते हैं वो। और या फिर हम देखें इन शॉर्ट कि जो गुरुकुल का बच्चा रहेगा वो एक फील्ड में एक्टिव होने के बावजूद भी बाकी सब फील्ड में बेसिक नॉलेज रखेगा। कहीं पे भी वो जीरो नहीं होगा। चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, उसको पता रहेगा कि बेसिक्स क्या है, मुझे अपना घर बनाना है, अपना काम स्टार्ट करना है, तो हर चीज़ का उसका बेसिक नॉलेज कहीं पे भी जीरो नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो क्या है बेटा, गुरुकुल में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि गुरुकुल की विद्यार्थी की जो मॉरल वैल्यू रहेगी ना वो बहुत हाई रहेगी, बहुत जबरदस्त रहेगी। जैसे आप देखिए
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे तृतीय राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब नैतिकता शिक्षा का आधार हो, जब शिक्षा का आधार क्या हो, नैतिकता हो, तभी व्यक्ति जीवन के अंतिम सत्य को अनुभव कर सकता है। तो गुरुकुल का बच्चा जब सुबह 4-5 बजे उठेगा, प्रकृति का कितना सुखद अनुभव करेगा, चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की क्यू की आवाज, एक शुद्ध वायु, फिर प्राणायाम, ध्यान, योग, हवन, जब वो सारी चीज करेगा, गुरु का वंदन, अभिनंदन, आह्वान, परमात्मा का आह्वान। हम देखिए, हम जल भी पीते हैं और अगर उसको हम आह्वान करते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के पहले परमात्मा को स्मरण करते हैं, मां अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं, भोजन हमको कितनी शक्ति प्रदान करता है। तो जब जीवन में नैतिकता, शिक्षा में नैतिकता को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, तभी क्या होगा, जीवन का अंतिम जो सत्य है, जीवन का जो आनंद की अनुभूति है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। आज देखिए, व्यक्ति ने पक्षियों के जैसा उड़ना तो सीख लिया। बताइए कि हम हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ते थे। हमने मछली के जैसा तैरना भी सीख लिया। अब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि हमको इंसान के जैसा चलना सीखना है, हैवान के जैसा नहीं। कि हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन उसका हम विध्वंसात्मक उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। मानव को मारने में लगा है। कितनी आतंकवादी घटनाएं, कितने परमाणु बम, एक दूसरे को धमकी, एक दूसरे को नीचा दिखाना। क्या इससे दुनिया में सुखद अनुभूति या कोई सुख का भाव आ सकता है? वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ सकता है? कदापि नहीं आ सकता। जैसे कि आपने नैतिकता की बात की, हाँ। तो मैं इस पूरी जर्नी में मैंने आपको देखा है। ये जो 2007 में हमने स्कूल खोला, बिल्कुल। आज इतने साल हो गए हैं, मैंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर हर्ट होते हुए देखा है। निश्चित, बिल्कुल। इस बात पर से कि आपने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि कभी भी सक्सेस एट एनी कॉस्ट को अपना प्रिंसिपल मत बनाओ। बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं वो सही और गलत में फर्क करना तो क्या, ये तो भूल ही गए हैं। वो करना चाहते ही नहीं हैं। उनके लिए बस सक्सेस एट एनी कॉस्ट, मुझे बस सफलता चाहिए है। बस। सही राह से लूं, गलत राह से लूं, कहीं ना कहीं उनके बेसिक्स पूरे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज में गुरुकुल कहाँ तक उनके लिए हितकारी होगा, उनको कैसे हेल्प करेगा उनके बेसिक्स तैयार करने में, मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में भी एक बार जानें। देखिए, होता क्या है, जीवन में आप गलत रास्ते पर कब जाते हैं? परमात्मा एक पवित्र आत्मा को इस धरा पर पहुंचाता है, ठीक है ना। वो पवित्र आत्मा कुछ गलत करना नहीं जानती और ना गलत करना चाहती है, लेकिन आपका चारों ओर का जो सराउंडिंग वातावरण है, आपके चारों ओर अगर वो नेगेटिव लोगों से भरा हुआ होगा, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे चाहे अनचाहे बुराइयों को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब बुराइयां आपके जीवन का अंग बनती हैं, तो आपके अंदर एक असंतुष्टि का भाव पैदा होता है और उस असंतुष्टि की पूर्ति करने के लिए आप गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। आपने एक्स्ट्रा खर्च कर लिए, आप कर्ज में आ गए, आपको मान लो आपकी शराब पीने की लत है, आपका एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की लत है, आपका झूठा डेकोरम देने की लत है। क्या होगा, आप किसी भी तरीके से सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, पैसे पाने के लिए आप सही और बुरे का प्रॉपर मूल्यांकन ना करते हुए भी पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब गुरुकुल क्या करेगा, गुरुकुल ने उस बच्चे को बचपन से स्वावलंबी बनाया, ठीक है ना। जब वो स्वावलंबी है तो कहीं से कर्ज करके उसके ऊपर तो पैसा नहीं आया,
उसकी परवरिश के लिए। जब उसकी परवरिश में उसके माँ बाप ने एक्स्ट्रा कहीं से कर्ज करके पैसा नहीं किया तो माँ बाप भी रिलैक्स है, बच्चा भी रिलैक्स है। फिर उसका जीवन जो है वो जैविक घड़ी के आधार पर चल रहा है। कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना, कब उठना, कब सोना, वो प्रकृति के अनुसार चल रहा है। तो पुरानी कहावत है, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। जब हमारा बच्चा स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वयं के फार्म हाउस का पैदा किया हुआ उगा हुआ अनाज खाएगा, फल फूल खाएगा, सब्जियां खाएगा, जड़ी बूटियां खाएगा, स्वयं की कामधेनु गाय का निकला हुआ दूध का सेवन करेगा, दही का सेवन करेगा, घी का सेवन करेगा, तो उसके अंदर नकारात्मक भाव कहाँ से आएगा बताइए आप। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में वो सकारात्मक भाव के साथ एक ईमानदार और सात्विक व्यक्ति बनता जाएगा, राष्ट्रवादी व्यक्ति बनेगा, वो समाज का पोषण करने वाला व्यक्ति बनेगा, वो प्रकृति का पोषण करने वाला व्यक्ति बनेगा। ये हमारे गुरुकुल का वेश रहेगा। जैसे आज अपन देखते हैं किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो परंपरागत खेती थी, परंपरागत बीज थे, उनसे षड्यंत्र के तहत उनको दूर कर दिया गया। अब वो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निर्मित किए हुए षड्यंत्रकारी बीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हजारों बीमारियां आ रही हैं। यानी बीज को अंकुरित करने के टाइम से उपचारित किया जाता है जहर से, बीज को सुखाने तक जहर डाला जाता है, तो परिणाम क्या होगा? वो जहर आपके शरीर के अंदर भी आ रहा है, तो हजारों बीमारियां आपके अंदर आ रही हैं। अब जैसे देखो, गुरुदेव से मेरी मुलाकात हुई थी, दीपक सचदेवा जी से। मैंने उनसे सहज प्रश्न किया, मैंने कहा गुरुदेव मैं गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और 1000 बच्चों का गुरुकुल मैं निःशुल्क चलाना चाहता हूँ, आप बताइए मुझको कितने जमीन की आवश्यकता पड़ेगी? तो उन्होंने सहज मुस्कुरा के आंसर दिया था कि देखो बेटे हरिओम, 50 बच्चों पे 1 एकड़। कितनी? 50 बच्चों पे 1 एकड़। अगर 1 एकड़ जमीन भी आपके पास है और आप जो उनका नेचुरल सिस्टम है खेती करने का, आप उसको एडाप्ट करते हैं, उसके आधार पर आप खेती करते हैं, तो 50 बच्चे गुरुकुल की भूखा नहीं मर सकते। हम क्या देखते हैं समाज में? 10 एकड़ का किसान 5 सदस्य भूखा मर रहा है, 50 एकड़ का किसान भी कर्ज में भूखा मर रहा है। इसका मतलब कहीं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक किसान 1 एकड़ से 1 लाख से लेके 20 लाख तक कमा रहा है और एक किसान 1 एकड़ से अपना बीज भी पैदा नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत है ना। तो इन गलतियों का जो मूल है, उस मूल को खत्म करना पड़ेगा ना। और हमारी जो भारतीय सभ्यता का, हमारा जो वेदों के आधार पर जो खेती का जो मूल है, गौ आधारित खेती का जो मूल है, प्रकृति पोषी खेती का जो मूल है, हम वो अपना के अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, तो हम भी तो करेंगे ना। 1 एकड़ में 10 लाख पैदा, 5 लाख पैदा, 20 लाख पैदा। और जब हमारे बच्चे इतना प्रोडक्शन करने में सक्षम रहेंगे तो वो सक्सेस एट एनी कास्ट की बात क्यों करेंगे? उनको तो जरूरत ही नहीं है एट एनी कास्ट। वो तो अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों के आधार पर सक्सेस ग्रहण करेंगे ना। बताइए ना, ये तो गुरुकुल का मूल है। बताइए ना। एट लास्ट यदि आप इसमें कुछ कंक्लूड करना चाहें गुरुकुल के बारे में, लास्ट में आप कुछ कंक्लूजन, कुछ संदेश देना चाहें जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको, तो देखिए, मैं अपने सभी श्रोताओं को एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमको नया कुछ नहीं करना। हमारी सनातन पद्धति में, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान रिसर्च करके, अर्जित करके हमको दिया था, हमको दिल से, ईमानदारी से
उन्हीं पद चिन्हों पे चलना है, उन्हीं के ज्ञान के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। हम पहले भी विश्व गुरु थे, हम भविष्य में भी विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारा व्यापार पहले भी सर्वोच्च था। दुनिया का 50% से अधिक व्यापार भारत के हाथों में था। हम आत्मनिर्भर थे। हम भविष्य में भी बन सकते हैं। आज कल्पना करिए, ये संकट की घड़ी है कोरोना जैसी, बताइए। तो कुछ नया चिंतन आपको करना पड़ेगा। और नया चिंतन क्या है? वर्तमान कचरा परिवेश को त्याग कर अपने पुराने परिवेश को और आपको जाना पड़ेगा। आज हम और आप सभी पिछले 7 माह 6 माह से अपने घरों में कैद हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। कल्पना करिए प्रकृति का कितना अनुपम सौंदर्य का हम रसास्वादन कर रहे हैं। हम अपने परिवार के बीच में कितने आनंदित हैं। ठीक है, हमारी इनकम वर्तमान में बहुत कम हो चुकी है जितना हम कमाया करते थे, लेकिन सुकून उससे कई गुना हम ज़्यादा प्राप्त वर्तमान में कर पा रहे हैं। और यही हमारी भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज जो हमने ये वीडियो बनाया, गुरुकुल के बारे में चर्चा की, आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये लाभदायक होगी। आप इस विषय में चिंतन करेंगे और चिंतन करना ज़रूरी भी है। इस दिशा में आप सोचिए, नई पीढ़ी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनकी परवरिश कैसे होनी चाहिए, उस विषय में सोचिए। और अंत में बस कुछ पंक्तियाँ जो मेरी लिखी हुई हैं उनके साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ख्वाहिशों के परिंदे और परियों सी जिंदगानी, ख्वाहिशों के परिंदे और परियों सी जिंदगानी, ऐ मन तो खुल के जीले जिंदगी, शायद लिखी जा सके तेरी भी कोई कहानी। कभी तो अपने सपनों के आसमान पर एक बार उड़ने को निकल, कभी तो अपने सपनों के आसमान पर एक बार उड़ने को निकल। महसूस कर अपनी जीत, महसूस कर अपनी जीत, और उस पर गर्व करती है दुनिया सारी। आगे नए वीडियो के साथ और नए विचारों के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर आप और जानकारियों हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9893208095 पर कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।